चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है ना 2 क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 तक पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा पीटी का क्वेश्चन है। जो 64 पोस्ट एग्जाम हो उसी का पीटी क्वेश्चन। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका 2024 में एग्जाम हुआ था। तो इसका जो है ना 2 क्लास में हम 71 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज जो है 3rd क्लास है। इसके पीछे जो भी क्लास हुआ है ना उसको देख लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम 2 क्लास में 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। और विश्व गठिया दिवस का बात करें कब मनाते हैं? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाते हैं, 12 अक्टूबर को। और विश्व शौचालय दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस। और इसी दिन जो है ना 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाते हैं। और भारतीय नौसेना दिवस बोलेगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन था? बताइए। कह रहा है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन था? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनरी थे। कौन थे? शॉन कॉनरी। याद रखिएगा। तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी थे, शॉन कॉनरी। आगे देखिए, कह रहा है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। और शॉन कॉनरी ने डॉक्टर को जो है ना 1962 में डॉक्टर नो को जो है 1962 में बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो मतलब 1962 में बड़े पर्दे पे सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। और आगे कह रहा है इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए क्या है? स्वर्ण मानक बनी हुई है। तो इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए क्या है? तो रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? इसी में जो है ना 2 क्वेश्चन अनुच्छेद का आया है। एक पहले ही अनुच्छेद का क्वेश्चन था और एक अभी देखिए अनुच्छेद का क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कितना है? 124 है। कितना अनुच्छेद? 124 है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का पूछेगा कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 124 है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या है? तो वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है ना वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय, क्षेत्र, शक्तियां और क्या है आदि का क्या है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बताइए आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग है। क्या है? चेन्नई सुपर किंग। तो आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग है। अगर यहाँ पे बात करें 2024 का विजेता कौन है, तो कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स है। याद रखिए 24 का विजेता बोलेगा तो कौन है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। देखिए आगे कह रहा है कि आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग है। और चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को जो है ना 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। पता है 2 क्वेश्चन 1275 में भी पीटी पूछा था इंग्लिश का, 2 क्वेश्चन हिंदी का। इसमें तो 3 क्वेश्चन इंग्लिश का है 64 पोस्ट वाले में। तो कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका जो है ना ट्रांसलेशन बनाना है इंग्लिश में कि कौन सा ट्रांसलेशन होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह क्या है? मूवमेंट। आगे देखिए, कह रहा है कि गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट नोट वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मूवमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। भारत के राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। तो क्वेश्चन कर रहा था कि भारत के राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के क्या करना, सर्वेक्षण करना। आगे देखिए कह रहा है डिटेल में, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का क्या करना, सर्वेक्षण करना, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि NSSO एक क्या है, तो राष्ट्रव्यापी संस्था है। NSSO क्या है, तो एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसका स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य किया गया था। तो NSSO का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था, और इसका जो स्थापना है ना, देश में आंकड़ों की संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से जो है ना, इसका स्थापना किया गया था, NSSO का स्थापना किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 77 है, कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था, बताइए। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो प्रथम लॉ ऑफिसर होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर बोलेगा तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। इसका आर्टिकल कितना वर्णन है, आर्टिकल 76 में वर्णन है। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, और महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल जो है ना, नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल निश्चित होता है या नहीं होता है, तो नहीं निश्चित होता है। और यह जो है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक जो है क्या करे, अपना पद पर जो है ना धारण रह सकता है, मतलब पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति इसको चाहेंगे तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे करा है, NVS-01 एक क्या है, बताइए। NVS-01 एक क्या है, तो ये NVS-01 क्या है, तो एक जो है ना उपग्रह है। क्या है, तो उपग्रह है। NVS-01 क्या है, तो एक उपग्रह है। आगे देखिए कह रहा है NVS-01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से पहला है। ठीक है, जो NVS-0 उपग्रह जो है इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। और NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक क्या किया गया, तो लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि NVS-01 बोलेगा तो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा GSLV F-12 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो ये जो है ना 2023 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया, 2023 में लॉन्च किया गया था। अगर पूछेगा कि यहाँ पे कि ये जो है ना, मतलब चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, बताइए। चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का बात करेगा तो LV-M3M4 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और ये कब लॉन्च किया गया था, 14 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। और लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त 2024 को लैंड किया था। इसीलिए जो है ना 23 अगस्त को, हाँ सॉरी 14 जुलाई होगा, ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है ना लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को भी हाल ही में जो है ना नेशनल स्पेस डे मनाया गया, याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 का बात करें कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो LV-M3M4 से लॉन्च किया गया था। अगर बात करिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करेगा कि चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है ना 2008 में लॉन्च किया गया था। 22/8/2008 को लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। अगर चंद्रयान फर्स्ट का बात करें किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था। अगर चंद्रयान 2 का बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 22/7/2019 को लॉन्च किया गया था। मतलब पहला 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा बोलेगा 2024 में। और चंद्रयान 2 को जो है किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था, याद रखिए GSLV MK3। और जब NVS-01 आएगा तो GSLV F-12 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन भाई 79 पे, क्वेश्चन 79 देखिए कह रहा है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है। कह रहा है ना कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, बताइए क्या होगा। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास है। कौन है, यशवंत व्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि बोस्कियाना
बुस्कियाना जो है ना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है और यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 80। देखिए यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ को तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। हाँ, तो याद रखिए ना कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने किया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह ने किया था। और नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। और आगे देखिए कह रहा है इसके अन्य सहयोगी संस्थापक जो है ना छबील दास और यशपाल थे। कौन थे इनके अन्य सहयोगी, बोलेगा तो संस्थापक और संस्थापक बोलेगा छबील दास और यशपाल थे। इसके पहले जो 2 क्लास हुआ ना उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से क्लास ना बहुत याद हो जाएगा। आप मानते हैं कि पीडीएफ से पढ़ लीजिए, लेकिन क्लास देखने से ज़्यादा याद होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 82 कर रहा है कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश खाली स्थान जो है ना मतलब हार्ड वर्क, तो क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वर्क भराएगा। क्या भराएगा, वर्कड। तो फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, मतलब हार्ड वर्क मतलब वर्क हार्ड, मतलब इसको ना वर्क ब्रैकेट में वर्क दे दिया है। आगे देखिए दिखा रहा है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स के वाक्य में 2 क्लाउजेज है। पहला क्लाउजेज सक्सीडेड है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, इसीलिए रिक्त स्थान पे ना समान टेंस होना चाहिए। इस प्रकार वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 83 कर रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक हिंदी में बोलेंगे का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका प्रकाशन जो है नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग करता है, याद रखिएगा। तो भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो इसका प्रकाशन जो नीति आयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही बिहार दरोगा में, फिक्स है, कोई भी इंडेक्स पूछेगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया जाता है और नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। ये आगे कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो है ना 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.0 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक जो है ना वो तीसरे स्थान पे है निर्यात तैयारी सूचकांक में। याद रखिएगा, पहले पे कौन है तो तमिलनाडु है, दूसरे पे बोलेगा तो महाराष्ट्र है, तीसरे पे बोलेगा तो कर्नाटक है। चलिए क्वेश्चन 84 पे, क्वेश्चन 84 कह रहा है कि तापमान की ऐसा इकाई क्या है, बताइए तापमान की ऐसा इकाई क्या है। तो याद रखिएगा ना कि तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तो केल्विन है। क्या है, केल्विन है। ये सब इजी क्वेश्चन इजी कर मतलब गलत कर दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। यही सब जानबूझ के ये सब क्वेश्चन डालता है। चलिए आगे आइए, ये कह रहा है ना कि तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तो केल्विन है और ताप मापने के लिए 2 बिंदु निश्चित किया गया है। ठीक है, ताप मापने के लिए जो है ना 2 बिंदु को निश्चित किया गया है। पहला क्वथनांक बिंदु है, दूसरा हिमांक बिंदु है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि ताप मापने के लिए जो है ना 2 बिंदु निश्चित किया गया है, एक क्वथनांक बिंदु होता है, एक हिमांक बिंदु होता है। आगे देखिए कह रहा है कि तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, पहला क्या होता है सेल्सियस पैमाना होता है, दूसरा केल्विन पैमाना होता है, तीसरा फारेनहाइट पैमाना होता है और चौथा जो है रोमर पैमाना होता है। तो ताप मापने का जो पैमाना होता है ना कौन कौन है, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना। अब सेल्सियस पैमाना की बात करें तो इसमें कह रहा है इस पैमाना पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। ठीक है, अगर तापमान में सेल्सियस पैमाने में बात करें तो इस पैमाना पर क्या होता है ना जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। और केल्विन पैमाने में क्या होता है तो इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.1 केल्विन तथा हिमांक बिंदु जो 273.1 केल्विन लिया जाता है, मतलब केल्विन में। तो याद रखिएगा ना कि केल्विन पैमाना में क्या होता है ना कि जल का क्वथनांक बिंदु 373.1 केल्विन तथा हिमांक बिंदु बोलेगा 273.1 केल्विन लिया जाता है। अगर फारेनहाइट पैमाना का बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट लिया जाता है, मतलब फारेनहाइट में। अगर रोमर पैमाना का बात करें तो इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। आगे देखिए चारों पैमाना का संबंध दिया हुआ है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। इसका पूरा चारों का संबंध दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन हर सेट में आपको हर जगह मिलता होगा। बताइए कहाँ है ये, मणिपुर में। कहाँ है तो मणिपुर में स्थित है। यही सब क्वेश्चन जानबूझ के डाला जाता है कि गलती करे लोग।
तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फिमूदी कहते हैं। इसी में जो है ना, यहीं पे जो है ना डांसिंग हिरन पाया जाता है। इसी में डांसिंग हिरन जो है ना, हाँ डांसिंग उसी को बोलते हैं। हाँ, इसी पे डांस करता है वो जो रहता है इसको। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। आगे देखिए दिया हुआ सर के द्वारा हर क्वेश्चन में जहाँ पे क्वेश्चन आया है ना, फ्रॉम दरोगा सीरीज फर्स्ट एडिशन बुक में पेज नंबर 134 से भाग 5 नोट से लिया गया ये क्वेश्चन। आगे देखिए कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस क्या है रूल? तो कह रहा है ना, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा मतलब जो थंब होता है, तर्जनी मतलब फोर्स फिंगर, और मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को क्या करती है? संकेत करेगी। ये क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम है। और विद्युत जनित्र में इसी नियम पे क्या है? विद्युत जनित्र जो है ना इसी नियम पे आधारित है। जो विद्युत जनित्र जो है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आधारित है। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है कि चालक की गति, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे गति क्षेत्र और विद्युत धारा दिया हुआ है। चालक के क्या है? प्रेरित विद्युत धारा दिया हुआ है, तो फिगर में दर्शाया हुआ है। आगे देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यही है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, जिसको ना बायां का नियम कहेंगे, मतलब फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम कहेंगे। तो कह रहा है यदि बाएं हाथ की तर्जनी मतलब फोर फिंगर, मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर तथा अंगूठा मतलब थंब को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक की में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक को पर आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करता है? संकेत करेगा। आगे देखिए ये दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा है, विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र और बल एवं विद्युत धारा है। तो यही क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, बाएं हाथ का नियम। आगे देखिए दिया हुआ प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा क्या है? अल्टरनेटिंग करेंट। ये क्या है? तो कह रहा है वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ क्या होती है? बदलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा किसे कहेंगे? तो वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती धारा कहेंगे। और प्रतिवर्ती धारा को पूरे चक्र में औसत मान क्या होता है? तो शून्य होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का जो पूरे चक्र में जो औसत मान होता है वो क्या होता है? तो शून्य होता है। आगे कह रहा है दिष्ट धारा, जिसको ना डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो कह रहा है कि वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। तो दिष्ट धारा किसे कहेंगे? तो वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में क्या होगा? प्रवाहित होगा, उसे क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। अब प्रतिवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर क्या है? देखिए इसको अंतर को देखते हैं। दिष्ट धारा दिया हुआ है और प्रतिवर्ती धारा दिया हुआ है। कि पहले दिष्ट धारा देखते हैं कि पहला जो पॉइंट क्या है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है? इस धारा का परिमाण एवं दिशा क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? नियत रहता है। वो क्या, कौन सा धारा कहलाता है? तो दिष्ट धारा कहलाता है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है? इस धारा का परिमाण एवं दिशा क्या होता है? समय के साथ नियत रहता है। लेकिन वही प्रतिवर्ती धारा का बात करें तो इस धारा का परिमाण एवं दिशा क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है कि दिस धारा में इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। किसमें? तो दिस धारा में होता है। और आगे देखिए इसमें सेकेंड पॉइंट में प्रतिवर्ती धारा में क्या बोल रहा है? इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। मतलब दिस धारा में ज़्यादा ऊर्जा व्यय हो रहा है और प्रतिवर्ती धारा में क्या हो रहा है? कम ऊर्जा व्यय हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब दिस धारा में क्या है ना कि ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या होता है? धारा को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर प्रतिवर्ती धारा का बात करें तो ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इसमें बैटरी को, इससे जो है ना दिस धारा में बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। दिस धारा में क्या होता है ना कि बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवर्ती धारा में बात करें तो बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। यही दोनों का अंतर था। आगे देखिए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? बताइए, भारत में जो मनरेगा था
एक मिनट रुकिए। तो कह रहा है क्वेश्चन 87 कह रहा है कि भारत में मनरेगा जो है ना कब लागू किया गया। तो भारत में मनरेगा जो है ना ये 2006 में लागू किया। कब किया गया? 2006 में लागू किया गया, याद रखिएगा। तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 के लागू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ था। तब क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ था और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2006 से शुरुआत हुआ था। और इसका पूर्व नाम जो है ना नरेगा था। ऐसे इसे 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर बदलकर मनरेगा कर दिया गया। पहले नाम तो नरेगा था, उसको 2009 में क्या कर दिया गया? तो मनरेगा कर दिया गया। आगे देखिए क्वेश्चन 88 का देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन कॉल्स हिम ए पेस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको ना मतलब बनाना है, कौन सा पैसिव वॉइस में होगा। एवरी वन कॉल्स हिम ए पेस मेकर, तो इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। क्या होगा? ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। आगे देखिए कह रहा है कि ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। तो आगे कह रहा है ना कि ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर, एवरी वन कॉल्स हिम ए पेस मेकर एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एवरी वन क्या है? सब्जेक्ट है। कॉल हिम जो है ना, कॉल क्या है? कॉल्स वर्ब 5 है। हिम क्या ऑब्जेक्ट है ना कि एवरी वन कॉल्स हिम ए पेस मेकर एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाया है। एवरी वन क्या है? सब्जेक्ट है। कॉल क्या है? तो वर्ब 5। ऑब्जेक्ट क्या? हिम क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। और पेस मेकर क्या है? तो कंप्लीमेंट है। ठीक है, कंप्लीमेंट। आगे देखिए कह रहा है कि पैसिव वॉइस के लिए यह स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। कौन कौन होगा? तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस कंप्लीमेंट होगा। जैसे ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर, क्या है? ये तो पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस था, ये क्या है? तो पैसिव वॉइस है। एक तो क्वेश्चन आएगा ही, तो फिक्स ही है। 2 हिंदी 2 इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा। बाकी 64 पोस्ट ऐसा एग्जाम आएगा, अथी पोस्ट आएगा तो उसमें 4-5 हिंदी रहेगा, 4-5 इंग्लिश रहेगा। चलिए क्वेश्चन आई 89 पे। देखिए कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन की आंख पर उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। इसको जो है ना क्या कहते हैं? ओपियोथैल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपियोथैल्मोलॉजी कहते हैं। ओप्थेल्मोलॉजी। तो कह रहा है ना कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ओप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आगे कह रहा है कि आंख पर उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ओप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ओन्कोलॉजी किसे कहेंगे? तो चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित हो सकते। तो क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। ओन्कोलॉजी क्या होता है? चिकित्सा की एक शाखा होता है जो कैंसर के अध्ययन मतलब ओन्कोलॉजी कहलाता है। उपचार का मतलब कैंसर का उपचार बोलेगा तो ओन्कोलॉजी, निदान बोलेगा तो, और रोकथाम से संबंधित तो क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है? तो दांतों की संरचना, विकास, बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों की संरचना, विकास और बीमारियों या असमानताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आंख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आंख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? गुर्दे का अध्ययन बोलेगा तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। आगे देखिए कह रहा है कि ओटोरहिनियोलॉजी। ओटोरहिनियोलॉजी ये क्या है? तो कान, नाक एवं गले का अध्ययन क्या कहलाता है? ओटोरहिनियोलॉजी कहलाता है। मतलब कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन बोलेगा तो ओटोरहिनियोलॉजी कहलाता है। पादपों का आकारीय संरचना क्या कहलाता है? तो मार्फोलॉजी कहलाता है। पादपों का आकारीय संरचना क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। और बीजों का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी। और पेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेशियों का अध्ययन बोलेगा तो सर्कोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कोलॉजी। और आगे देखिए कह रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फिजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। मतलब शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। और सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सांपों का अध्ययन बोलेगा तो ओफियोलॉजी कहलाएगा। हाँ, तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओफियोलॉजी कहलाएगा। और आगे देखिए कह रहा है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो टेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेटोलॉजी। एकदम सर जो है ना पूरे दे दिए हैं। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? टेटोलॉजी कहलाएगा। इससे जो पूछे मतलब छूटेगा ही नहीं। नेक्स्ट है शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना क्या कहलाएगा? तो एनाटॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा।
अब मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आई 90 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। बताइए कौन सी विशेषता जो होता है ना वो खनिज पदार्थों में नहीं पाया जाता है, बताइए कौन सा होगा। हाँ, तो ये क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी क्या क्या है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। और इसका फैलाव एक समान नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, तो ये खत्म नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। और ये इसमें पाया क्या जाता है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है और इसका फैलाव एक समान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि खनिज पदार्थ एक खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। और खनिज जो है ना क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। अब भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकांश जो खनिज होता है वो प्रायद्वीपीय भारत में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 91 पे कर रहा है कोरापुट खाने जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कोरापुट खाने जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में, राइट आंसर क्या है, उड़ीसा। तो कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट कह रहा है कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित पंचपत माली पहाड़ियाँ पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। हाँ, पंचपत माली पहाड़ियाँ पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो कह रहा है कि कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपत माली पहाड़ियाँ पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र कौन कौन है, तो क्योंझर है, सुंदरगढ़ है और क्या है, काला हांडी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 92 पे कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। बताइए औरंगजेब की मृत्यु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। 1707 में, लग रहा है इजी लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, 1707 में हुआ था। देखिए आगे कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया और जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवार के अंदर उसे दफनाया गया था। ये क्वेश्चन जो है हम टेस्ट में भी करवाए हैं, जो शायद लगता है 3rd टेस्ट था ना परसों तरसों, उसी में क्वेश्चन आया था औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, 1618 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ, 1707 में हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। चलिए क्वेश्चन 93 पे कह रहा है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है। बताइए कौन सा मूल्य घोषणा करती है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो कह रहा है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करती है। आगे देखिए कह रहा है कि सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, MSP इसको बोलते हैं, MSP शॉर्टकट में बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार जो है ना तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादकों के लिए गारंटीकृत मूल्य जो है ना औसत निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। आई क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो जल के अणुओं की अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, परासरण कहलाती है। आगे देखिए कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। अब परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, तो कह रहा है कि परासरण की प्रक्रिया में जल मतलब विलाय के अणु अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या होता है, गमन करता है। तो परासरण क्या है ना, कि परासरण की प्रक्रिया में जल मतलब विलाय के अणु अर्ध परागम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, मतलब गमन करता है। आगे देखिए कह रहा है कि परासरण की प्रक्रिया बिना अर्ध परागम झिल्ली के जो है ना संभव नहीं है। जो परासरण की जो प्रक्रिया होता है वो अर्ध परागम झिल्ली के बिना क्या है, संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण क्या क्या है, देखिए दिया हुआ है। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूप
से भूमि से जल में क्या करता है, अवशोषित करता है। मतलब प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जो है ना भूमि से क्या करता है, जल अवशोषित करता है। और पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे के कोशिका में जल का संचलन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो प्रसरण के द्वारा होता है। पौधों के कोशिका में जल का जो संचलन होता है किसके द्वारा होता है, तो प्रसरण के द्वारा होता है। और पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण भी जो है ना प्रसरण के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछेगा कि पौधे के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण किसके द्वारा होता है, तो प्रसरण के द्वारा होता है। आगे देखिए कह रहा है कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने से प्रसरण की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने का जो क्रिया है वो कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, तो प्रसरण ही निभाता है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या होता है, संकुचित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, विसरण मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, तो कह रहा है कि द्रव गैस के विलय के अणुओं के उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। तो विसरण किसे कहेंगे, मतलब डिफ्यूजन किसे कहेंगे, तो द्रव गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। अब विसरण के उदाहरण क्या है, तो विसरण द्वारा जो है ना गैसों मतलब O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। आगे कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। और आगे कह रहा है इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध क्या होती है, विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। मतलब इत्र का जो होता है ना, इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध जो होता है किसके द्वारा फैलता है कमरे में, तो विसरण के द्वारा क्या होता है, फैल जाता है। आगे कह रहा है कि स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में क्या करता है, समान रूप से फैल जाता है। ये क्या है, तो विसरण का ही कारण है। तो कह रहा है ना कि स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। ये जो है ना विसरण का ही कारण है। आगे क्वेश्चन 95 पे कह रहा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सनायप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, जो रेखा खींचा हुआ है ना उसका मतलब क्या है बताइए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी चतुराई। तनिक भी चतुराई। तो यहाँ पे कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सनायपन बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु सयानप का अर्थ निम्न होता है। नेकु मतलब क्या है ना, तनिक थोड़ा कम और अल्प है। सनायप मतलब क्या है, तो चतुराई होता है। तो आगे दिया हुआ है कि अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है जिससे प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दे रहा है खाली स्थान दे लेफ्ट एयरली दे वुड हैव रिच्ड बाई नाउ। क्या भराएगा बताइए। कह रहा है खाली स्थान दे लेफ्ट एयरली दे वुड हैव रिच्ड बाई नाउ। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो भराएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड दे लेफ्ट एयरली दे वुड हैव रिच्ड बाई नाउ। देखिए दिया हुआ है कि यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है जिन्हें दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड जो है ना वुड हैव प्लस वर्ब 3 होगा। और आगे देखिए कह रहा है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव जो है यहाँ पे क्या इन्वर्जन फॉर्म है। इस प्रकार क्या है, सही उत्तर क्या है, हैड होगा। चलिए क्वेश्चन 97 पे कह रहा है कोइलवर पुल जो है ना वो किस नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल बताइए। कोइलवर जो पुल है वो किस नदी पे स्थित है, तो कोइलवर पुल जो है ना ये सो नदी पे स्थित है। किस नदी पे है, तो सो नदी पे स्थित है। तो कोइलवर पुल बोलेगा तो सो नदी पे स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम जो है ना अब्दुल बारी पुल है जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि कोइलवर पुल किस नदी पे है, तो सो नदी पे स्थित है। और इस पुल का आधिकारिक नाम क्या है, तो अब्दुल बारी पुल है। अब्दुल बारी पुल किसको बोलेंगे, तो कोइलवर पुल को बोलेंगे, जिसका शुरुआत स्थापना जो है ना 1856 में हुआ था। इस पर जो परिचालन हुआ था 1862 में शुरू हुआ था। और यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था बताइए। IPL 2 क्वेश्चन IPL से ही पूछ दिया। एक क्वेश्चन पूछा था कि IPL 2023 में विजेता कौन था, यहाँ पूछा IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था बताइए। तो कौन था, इसका राइट आंसर फाफ डुप्लेसिस था। कौन था, फाफ डुप्लेसिस।
और IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन है? फाफ डुप्लेसिस था। अब 12 मार्च 2022 को पूर्व RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डुप्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो RCB के क्या है, नए कप्तान होंगे। आगे देखिए कह रहा है कि फाफ डुप्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में IPL का 16वां संस्करण हुआ था, ठीक है। और फाफ डुप्लेसिस कहाँ खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। इसके विजेता टीम बोलेगा चेन्नई सुपर किंग है, जो 5वीं बार विजेता, तथा उपविजेता बोलेगा गुजरात टाइटंस है। लेकिन अगर 24 का बात करें विजेता कौन है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था उसमें 2023 का था, तो 23 का थीम पूछा है, क्या है 23 का थीम? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है। तो आइए कह रहा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाते हैं? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसका थीम बोलेगा तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, मतलब समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता पुनर्निर्माण था। और 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के एक महत्व के बारे में जो है ना जागरूकता बढ़ाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आइए, ये लास्ट जो है ना इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, बताइए। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ये आरंभ किए थे सारनाथ से। कहाँ से किए थे? तो सारनाथ से किए थे। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था और महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो याद रखिएगा ना कि महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये सेट पूरा जो 64 पोस्ट का पीटी था पूरा सेट खत्म हो गया, 3 क्लास में खत्म करवा दिए। आगे जो मेंस का क्वेश्चन देखेंगे ना तो 2 क्लास में खत्म करेंगे, एक में 50 क्वेश्चन, सेकंड में 50 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया अपनी तैयारी संबंधित योजना पर योजना यहाँ पर लिखें, जो भी नोट करना है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे फुल डाल देंगे, बाकी आज से जो है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा फुल जो है ना पीटी का सिलेबस आपको हम सारा डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को हर जगह शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में जो है ना 64 पोस्ट का मेंस देखेंगे, 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या करेंगे ना 50 क्वेश्चन एक क्लास में देखेंगे, 50 क्वेश्चन सेकंड क्लास में देखेंगे, मतलब 1-2 क्लास में जो है ना एक सेट पूरा खत्म हो जाएगा। और डिटेल के साथ देखें, जैसे फर्स्ट क्लास का रिस्पॉन्स दें वैसे सेकंड थर्ड क्लास का दीजिए। वैसे ही जो है ना इस चैनल पे हमेशा जो है ना डेली आपको 1 से 2 क्लास आपको डेली देखने को मिलेगा, एक सुबह में एक शाम में। कोशिश कर रहे हैं ना एक सुबह में एक शाम में डेली क्लास आपको देखने को मिले, तो कोशिश यही रहेगा। बाकी हर क्लास को शेयर कीजिए, बाकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको PDF इस चैनल पे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बिहार दरोगा का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट ग्रुप का भी लिंक होगा, शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है। और जिनको भी जो है ना पेड बैच के बारे में जानकारी चाहिए, बहुत लोग का मैसेज आता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। इसका जो है ना देखिए पेड बैच के बारे में बता दे रहे हैं कि बिहार दरोगा न्यू भर्ती टारगेट होमवर्क सीरीज है। देखिए आपको जो भी बुक दिख रहा है ना, घटनाचक्र का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है और इन्वायरमेंट है। और ये जो है जैसे लूसेंट रहता है ना वैसे मिक्स है, जैसे लूसेंट रहता है उसी घटनाचक्र का जीके का बुक है, जीके जीएस सभी इसमें इंक्लूड है। और ये जो है एक तरह से क्यू बुक है, ये सभी 6 घटनाचक्र का बुक है। और आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आपको डेली पर डे आपको होमवर्क मिलेगा, पहले ही उसका डिस्कशन क्लास करवाया जाएगा। और बाकी इसमें जो क्या क्या इंक्लूड है तो लूसेंट सब्जेक्टिव है, NCERT 60 संग्रह और 7500 का बुक है, ठीक है। इसका जो टोटल फी है आपको डेली टारगेट वाइज होमवर्क के द्वारा आपको जो है ना इसमें होमवर्क दिया जाएगा, आपको पढ़ना है। और बाकी जो है ना पहले 3 बुक स्टार्ट होगा, हिस्ट्री में हिस्ट्री स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा और साइंस स्टार्ट होगा। इसमें आपको डेली 10-10 पेज आपको होमवर्क मिलेगा और यूट्यूब पे जो है ना इसका डिस्कशन करवाया जाएगा। जिनको अगर लगता है कि सेल्फ में हो पाएगा तो सेल्फ में कर लीजिएगा, जिनको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब पे भी रिवीजन कर सकते हैं तो यूट्यूब पे रात में 9 बजे स्टार्ट होगा। पहले करंट होगा, उसके बाद क्या होगा तो घटनाचक्र का बुक होगा। ये देख लीजिए, इसमें जो है ना 149 फी लग रहा है। और बाकी सारा डिटेल जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं सारा। अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे ID दिया हो, आप हमें डायरेक्ट जो है ना आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी हो तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आप जाके जुड़ जाइए और जो भी जानकारी हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये देखिए सारा जो लिखा हुआ है। और शाम में जो है ना देखिए जी है ना बिहार दरोगा के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे करेंट अफेयर्स, घटनाचक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब एक आज मतलब कल से जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 26 अगस्त से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है।
और देखिए रात जो है शाम में 3 बजे अगर बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे टेस्ट देना चाहते हैं तो शाम में 3 बजे आप जो इस क्लास का जो है डिस्क्रिप्शन से कीजिएगा तो नंबर 1 टेस्ट ग्रुप का नाम से लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आपको शाम में 3 बजे जो वैल्यू जो है ना बिहार दरोगा बेस्ट टेस्ट हो रहा है, इसका 5 टेस्ट हुआ है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं सभी लोग लिंक पे क्लिक कर लीजिए। वो पब्लिक ग्रुप है, उसी में जो है ना टेस्ट सभी लोग के लिए आयोजित करवाया जा रहा है। और बाकी जो पेड बैच में जुड़ेंगे उनके लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट मतलब ऑफलाइन जो है ना डिटेल PDF आपको दिया जाएगा बैच में, आपको डेली सुबह आपको भेज दिया जाएगा और आपको डेली OMR पे बनाना है। कल जो है ना एक मार्केट में भी आया था, किरण पब्लिकेशन का आया है, उसी का जो है आपको पहले ख़त्म करवाएंगे, फिर बाद में प्लेटफॉर्म का यूटीटी का जो भी आएगा आपको सारा ख़त्म करवाएंगे। तो यही जो सारा बुक है आपको ख़त्म करवाया जाएगा। अगर आपको जो भी कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ भेजा हुआ है, वहाँ पे ID भी दिया हुआ है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यही था पेड बैच का सारा डिटेल था। आप लोग सारा बुक देख लीजिए, यही सारा बुक दिया हुआ है। तो जब भी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 26 तारीख से कल से जो है ना आपको घटनाचक्र का होमवर्क तीनों बुक से डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।